हम पढ़ते हैं जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी. लेट्स गेट बैक टू सेक्शन 34 ओनली. यस प्लीज आचल. सर मतलब अगर वापस हम उसी एग्जांपल पे आते हैं, नाउ ए एंड बी आर वेटिंग फॉर एक्स कि अब ये बस यहाँ से बाहर निकलेगा इस रूम से, मतलब जो भी शोरूम्स है, और हम उसको मार देंगे. एंड सी इज गेटिंग द वेपन, लाइक रास्ते में है वो और वेपन लेके आ ही रहा है, बट कुछ ऐसा हो जाता है कि ए और बी मिलके एक्स को मार देते हैं और सी पहुंचा ही होता है, पर इतने में एक एक्स को मार चुके होते हैं ए और बी. कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होगा. स्टिल कॉन्स्पिरेसी सर. But sir, he was actively participating to going to murder X na. To facilitate the offense na. हाँ, But did he facilitate the offense? In order to facilitate the offense and facilitating the offense, these are two different things. But वो sir act तो furtherance में ही था ना, मतलब उनका intention तो उसको मारने का ही था, तो उसके furtherance में ही वो weapon लेके जा रहा था और उससे पहले वो दोनों ने kill कर दिया, तो भी common intention के लिए liable नहीं होगा. 34 के लिए लायबल नहीं होगा. That is the thing line difference. What अगर ऐसा हुआ होता कि वो वेपन देकर वापस जा रहा होता और बाय दैट वेपन विद द हेल्प ऑफ दैट वेपन मार दिया होता, तो फिर वो 34 के लिए लायबल होता. कहीं और खड़े होने के लिए जा रहा होता कि मैं इस वाले स्पॉट को रेक्टिफाई चेक करूंगा, अगर वो यहाँ से बच के निकल गए मैं वहां मार दूंगा उसे, ठीक है, मैं वहां रोक लूंगा उसे, तुम लोग आ जाना अपन साथ में वहां मारे, तो फिर वो 34 के लिए लायबल होता है. यहाँ पर इन ऑर्डर टू, तो वो वही ना, कोई उसने अभी तक सी वेपन खरीदना किसी और जगह पर किसी और ऑफेंस में, आर्म्स एक्ट के अंदर ऑफेंस हो सकता है, यहाँ पर ऑफेंस नहीं है, ठीक है, वो वहां का ऑफेंस होगा. वेपन खरीद कर लेकर आया वो, उसने अभी तक जब तक यूज नहीं करा वो वेपन, या फिर फैसिलिटेट, सपोज ऐसा करा होता कि वो वापस आ रहा होता एंड द पर्सन द विक्टिम इज रनिंग अवे फ्रॉम देम, और वो बाहर से गेट लॉक कर देता, तब एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता. अभी तक उसने कुछ करा नहीं. यस प्लीज साक्षी. सो मतलब कॉमन इंटेंशन तो यहाँ बेसिकली कंडक्ट से डिराइव होगा कंप्लीटली. So it would not be just prior consort or agreement. It would be along with the conduct. ऐसे ही हम adjust करेंगे. Yes, definitely. हम उसको ऐसे ही adjust. सर और जो 34 में क्रिमिनल एक्ट वर्ड मेंशन है, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि हम जब 120B के साथ 34 पढ़ रहे थे तो हमने ओवर्ट एक्ट पढ़ा था, अभी इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन में क्रिमिनल एक्ट है, तो वो दोनों सेम है कि क्या है उसका इंटरप्रिटेशन? See, common intention करते वक्त पे whatever their act is in order to facilitate the offense, whatever their act is, that will fall under criminal act in order to facilitate the offense. ठीक है, standing guard, doing anything else, फोन कॉल करना भी क्रिमिनल एक्ट में फॉल कर जाएगा if that is in furtherance of the common intention. तो हम इन दोनों चीजों को साथ में पढ़ते हैं, क्रिमिनल एक्ट इन furtherance of common intention. हम पढ़ेंगे इस वाली चीज को अभी, डोंट बी वरीड. हेडिंग डालिए अभी, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी. सपोज करिए यही है, ए बी एंड सी है, इस सर्कमस्टेंस के अंदर सी किल्ड एक्स, these A and B were present and acting, या फिर or doing any act, doing some act to facilitate. तो यहाँ पर A की और B की कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ठीक है. इलस्ट्रेशंस लिख लिया करो आप लोग, सिमिलर इलस्ट्रेशंस देता हूं, बट सर्कमस्टेंसेस हमेशा इलस्ट्रेशन के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस. सारे इलस्ट्रेशंस लिखते हुए चला करो. तो इनकी जो लायबिलिटी कंस्ट्रक्टिव है, दिस कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इज कंस्ट्रक्टिव अपॉन द लायबिलिटी ऑफ सी. सी की लायबिलिटी के ऊपर कंस्ट्रक्टिव है ये. सपोज करो इसी इलस्ट्रेशन के अंदर, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, सपोज करो सी डिड नॉट किल एक्स, ठीक है, इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट था, ठीक है. इफ ही हैड किल्ड 302 लगता है, यहाँ पर 307 अटेम्प्ट के लिए 307 में जाएगा. तो ए एंड बी जो है, दे विल आल्सो बी लायबल फॉर 307 रेड विद 34, है ना. अगर ये 307 की जगह कुछ और 304 में फॉल करता, तो इनकी भी लायबिलिटी चेंज हो जाती, 37 हट कर 34 लग जाता, 304, ठीक है. वॉट एवर इट इज, 307 है, 304 है और 302 है, ये सी के अगेंस्ट में प्रूव करना पड़ेगा. प्रूव अगेंस्ट सी. ए एंड बी के अगेंस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ 34 प्रूव करना. प्रूव 34, ए एंड बी आर इन. प्रूव 34, डिसप्रूव 34, तो ए एंड बी आर आउट. एंड इवन इफ 34 अगेंस्ट ए और बी इज डिसप्रूव्ड, ये जिसके भी अगेंस्ट में डिसप्रूव होगा, या तो ए के या बी के अगेंस्ट, जिसके भी अगेंस्ट डिसप्रूव हुआ, ही विल बी आउट.
ऑफेंस ही बाहर हो जाएगा, कंप्लीट डिफेंस, तो डिफेंस के कंप्लीटली आउट ऑफ द लायबिलिटी, एज इफ ही हैड नॉट कमिटेड एनी एक्ट। तो हमें सिर्फ इन दोनों के रिस्पेक्ट में इस पर बात करेंगे, इसने जो भी एक्ट करा हो वो इससे बात करेंगे, इसने 304 कमिट करा इसको, और हाँ इसको कोई डिफेंस मिल जाएगा, उससे इन दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसके डिफेंस से इन दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये वी हैव ऑलरेडी रेड 120B के साथ में। सी को कोई लेटर ऑन डिफेंस मिल जाता है तो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को सजा मिलेगी, ठीक है। बट फॉर द एक्ट व्हिच ही हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, सी ने व्हाटएवर एक्ट इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सी, ग्रीवस हर्ट था या फिर वो हर्ट था सिर्फ, या व्हाटएवर अदर ऑफेंस, ठीक है, उसी की सजा मिलेगी इन दोनों को, बाकी किसी और चीज की नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ठीक है। एंड जॉइंट लायबिलिटी तो वाली थी, क्योंकि they are being tried together and they have committed the offense together, that's why they are jointly liable. A, B and C are jointly liable. Constructive liability because they have the liability is being driven from the liability of one of the accused, that's why it is constructive liability. देखो जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव के अंदर डिफरेंस ये है कि जॉइंट के अंदर अगर जॉइंट लायबिलिटी आप बोल रहे हो तो कंबाइंड एक्ट का इफेक्ट निकल कर आ रहा है, पूरा का पूरा जो एक्ट कमिट हुआ है उसका कंबाइंड इफेक्ट इज द जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है। एंड साथ में उसके हम जोड़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि तो जो एक्ट है, जो मेन ऑफेंस है, द प्राइम ऑब्जेक्ट जो है वो किसी इनमें से एक ने अचीव करा है, बट बाकियों ने वो प्राइम ऑब्जेक्ट अचीव नहीं करा, ठीक है। एज वेरी वेल सेड बाय आंचल के अगर ये नहीं करता तो वो करता, ऑब्वियसली अगर वो करता तो हम उसके ऊपर डाल देते, ठीक है। तो मेन ऑफेंस हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर, जिसने भी करा उसने मेनली ऑफेंस कमिट करा, जिन्होंने नहीं करा दे विल बी कंस्ट्रक्टिवली लायबल, बट फॉर दैट कंप्लीट एक्ट दे आर जॉइंटली लायबल बिकॉज दे आर गोइंग टू बी ट्राइड टुगेदर एंड दे हैव एक्टेड जॉइंटली। तो इस वजह से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, सिर्फ जॉइंट लायबिलिटी नहीं है वो, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है वो, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ जॉइंट लायबिलिटी होती तो फिर 34 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 302 would have been sufficient on each of them, ठीक है। 34 लगा रहे हैं हम, तो कंप्लीट एक्ट इन तीनों ने कमिट करा, जो मेन एक्ट है जिसकी सजा मिलना चाहिए इनको वो एक पर्टिकुलर पर्सन ने करा, जिसकी वजह से हम इनको भी उसी एक्ट के अंदर फॉल करा रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट इज बिकम जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी।